हेलो माय रॉक स्टार्स, आज हम इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज। सो ये जो चैप्टर है ये लो टू मीडियम वेटेज चैप्टर के अंडर आता है, क्योंकि इस चैप्टर से अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम, मतलब कभी कभी रेयरली 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इन जनरल 1 से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान वाला चैप्टर है, वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल, रिवाइज करने के लिए भी बहुत आसान वाला चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एज अ नेम से रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम में ही है, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, वी विल बी सीइंग हाउ आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड, और हमारा गवर्नमेंट, हमारा कंट्री कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, ये देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू किया था। India was the first country to consider, reproductive health as a social goal in national level. And उसके बाद to handle the reproductive health, RCH करके एक क्या कहते हैं कमिटी को ऑर्गेनाइज किया हमारा कंट्री, हमारा गवर्नमेंट। RCH इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके अंडर अलग अलग तरह का स्ट्रैटेजीज आता है टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो अराउंड 10 to 12 अलग अलग तरह का स्ट्रैटेजीज है। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, मतलब टाइम के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों को बेटर करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इसके अंडर 3 चीज़ आता है, दैट इज स्टेरिटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, मतलब बैन, स्टेरिटरी बैन हो रही है ऑन एमनियोसेंटेसिस। लेकिन ये जो एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या है? सो एमनियोसेंटेसिस इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन genetic disorder and the sex of the baby before it is born, which has been done around 14th to 18th week of pregnancy. और ये कैसे करते हैं? That is, the doctors would be collecting amniotic fluid from the baby. Okay, इसके अंदर क्या होता है? amniotic fluid के अंदर dissolved substances होता है, mainly क्रोमोसोमल पैटर्न, मतलब बेबी का जो क्रोमोसोम्स होता है ये सारा एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है। सो इसके वजह से इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी जेंडर ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड। सो इन जनरल एमनियोसेंटेसिस का यूज एडवांटेज क्या था? दैट इज डिटरमाइनिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सो ऑन। लेकिन उसके साथ साथ सेक्स ऑफ द बेबी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पीपल वेयर मिसयूजिंग दिस। कैसे? हमारी कंट्री में पहले एमनियोसेंटेसिस के ऊपर कुछ बैन नहीं था, और दूसरा एक एक्ट था कॉल्ड एज MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अ टाइप ऑफ एबॉर्शन। लोग जेंडर ऑफ द बेबी पता करके बाद में MTP कराते थे। सो इसके वजह से हमारे गवर्नमेंट को, मतलब RCH को, इसके ऊपर बैन करना पड़ा। ओके, सो स्टेरिटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस है, मतलब एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बीन बैंड। लेकिन कभी कभी ये पता लग जाएगा, मानो बच्चे में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रिलिमिनरी टेस्ट में जब ये पता चल जाएगा दैट बेबी इज सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर, कंफर्मेटरी टेस्ट इज गोइंग टू बी एमनियोसेंटेसिस, मतलब उसके ऊपर बैन नहीं है, लेकिन सेक्स ऑफ द बेबी नहीं डिटरमाइन कर सकते। ओके, सो दूसरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक में आ रहा है मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन इन लार्ज अमाउंट टू द पॉपुलेशन ऑफ द बेबीज। एंड दूसरा इज सहेली, विच इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, विच विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल आफ्टर सम टाइम। और ये प्रोड्यूस किया हमारा CDRA, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, विच इज इन UP. ओके, सो even after so many strategies of reproductive health, one of the biggest problem of reproductive health is population explosion. बहुत सारा population बढ़ रहा है. Okay, so you can see the data over here. मतलब इतना सारा increase in the population you can see. 2011 का world population देखो और India का population देखो. By the way, ये सारा data आपको unfortunately याद करना चाहिए for your NEET exam. Okay. So इसका solution क्या है? The solution is, again, government has made marriageable age group को increase किया. That is, पहले ये था कि 16 years में लड़कियां मतलब शादी कर सकते हैं, लेकिन 18 years for girls, 21 years for boys. So इसके वजह से थोड़ा बहुत population explosion में थोड़ा कम मतलब रुकावट हुआ है। ओके, आल्सो हमारे दो स्लोगन रिलीज किया अराउंड 1952। ओके, फैमिली प्लानिंग के 1 साल के बाद ये स्लोगन रिलीज किया गवर्नमेंट ने, हम दो हमारे दो, दैट इज वी टू आवर्स टू। एंड आल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूसेज को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया,
and incentives were given to the small families, and ऐसा अलग अलग तरह का strategies RCH ने release किया हुआ है. Okay, so ये जो population increase हो रही है, okay, क्यों हो रही है? What are the reasons for the increase of population? Because of the rapid death decline rate. मतलब पहले मेडिकल एडवांसमेंट इतना था नहीं, है ना, अराउंड द टाइम ऑफ 1950s, लेकिन अभी डेथ रेट बहुत कम हुआ है ना. आल्सो मैटरनल मोर्टालिटी रेट हैज़ बीन रेड्यूस्ड, और अरे साथ साथ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज आल्सो रेड्यूस्ड, एंड इंक्रीज इन द पीपल who are in the reproducible age group. मतलब our India, our country is of youngsters. इसके वजह से reproducible age group का जो population है वो भी ज़्यादा है. So these are the reasons for increase of population. Okay. So एक major way of overcoming the population explosion is contraceptives. So ये क्या है आइए देखेंगे. Contraceptive methods. It's a birth control method which will be preventing the pregnancy. Okay. Properties of contraceptives क्या क्या होना चाहिए? It should be user friendly, easily available, it should be effective, it should be reversible, it should be having very less or least side effects, and it shouldn't be interfering with the libido, that is sexual desire or sexual act. Okay, so इस चैप्टर में हम मेनली अलग अलग तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में देखेंगे. सो वी कैन क्लासिफाई कॉन्ट्रासेप्टिव इनटू नेचुरल, आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल के अंडर अलग अलग तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव आएगा, एंड विच आल्सो वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. सो फर्स्ट देखेंगे नेचुरल मेथड के बारे में. यहाँ नेचुरली हम ओवम और स्पर्म का मीटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं. ओके, इसके अंडर 3 आता है. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज द फर्स्ट वन. यहाँ हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फर्टाइल पीरियड जो है दैट इज 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ हम कॉइटस को एब्स्टेन कर रहे हैं, मतलब अवॉइड कर रहे हैं. ओके, so that the chance of fertilization which is expected during 10 to 17 day of menstrual cycle, fertile period जो है यहाँ fertilization का chances ज़्यादा होता है. so ये हम avoid कर रहे by abstaining the coitus during this particular time. okay, दूसरा method withdrawal method, also called as coitus interruptus. so यहाँ क्या कर रहे the male partner is going to withdraw his penis from the vagina just before ejaculation to prevent insemination. तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया. ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक्टेशन टाइम में नहीं होता, दैट इज गोइंग टू बी 6 months सून आफ्टर द डिलीवरी. ओके, क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है लैक्टेशन के टाइम, विच इज गोइंग टू प्रिवेंट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन्स, एंड गोनाडोट्रोपिन्स नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता. ओके, सो ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स जो है, यहाँ साइड इफेक्ट्स नहीं है, मेडिसिन का जरूरत भी नहीं है, लेकिन चांस ऑफ फेल्यूर इज ऑल्सो वेरी हाई. So next method is artificial method. इसके अंडर अलग अलग तरह का मेथड है. The very first artificial method that we are seeing is barrier method. So यहाँ I mean it's not naturally, artificially sperm and ovum का meeting हम barrier के थ्रू, फिजिकल एक स्ट्रक्चर आता है उसके थ्रू हम प्रिवेंट कर रहे हैं. सो यहाँ भी ओवम और स्पर्म मीटिंग प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल विद हेल्प ऑफ बैरियर. 2 मेन तरह का बैरियर मेथड आता है, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम सर्वाइकल कैप वोल्ट. सो फर्स्ट देखेंगे कॉन्डम्स के बारे में. दे आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स व्हिच इज गोइंग टू कवर पेनिस इन द केस ऑफ मेल इंडिविजुअल, एंड इन द केस ऑफ फीमेल कॉन्डम्स इट इज गोइंग टू कवर द वेजाइना. यहाँ ये जो कॉन्डम्स है ये मेल फीमेल दोनों तरह का कॉन्डम्स आता है, and it is self-inserted and privacy of the individual is protected over here, and this is disposable. इसके वजह से it has got additional importance, that is they are able to give the protection against STD. Okay, so they should be inserted just before the coitus so that ejaculated semen do not enter the female reproductive tract. One of the example for condom is Nirod, which is a male condom made by Government of India. Next is diaphragm cervical cap vault. ये specially female के लिए बना हुआ है, but however they are also made up of rubber latex inserted into female reproductive tract like vagina, cervix, and only female can use. This is also self inserted, मतलब खुद इंसर्ट कर सकता है, hence privacy has been protected. लेकिन ये reusable होता है, इसके वजह से they are not able to provide protection against STD, and they are inserted just before the coitus. नेक्स्ट मेथड केमिकल मेथड. ये यूजुअली बैरियर के साथ यूज करते हैं, एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. spermicidal jellies, creams, foams are example. Okay, next is IUD, that is intrauterine devices.
सो यहाँ प्राइवेसी जो है यूजर का, दैट इज नॉट बीन प्रोटेक्टेड. बट हाउएवर इट इज नॉट सर्जिकल. आईयूडी जो है एज अ नेम से इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यूटेरस के अंदर डालना होता है इसको, एंड नर्सेस और डॉक्टर्स का हेल्प चाहिए होता है. सो हेंस प्राइवेसी ऑफ यूजर इज नॉट प्रोटेक्टेड, एंड इट इज नॉन सर्जिकल एंड यूज टू डिले द प्रेगनेंसी और हैव अ गैप बिटवीन द टू किड्स. ओके, ज़्यादा हमारे इंडिया का वुमेन जो है वो इसको प्रिफर करते हैं, बिकॉज इसका जो इफेक्टिवनेस जो है इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 4 to 6 years एज वेल. यहाँ 3 तरह का आईयूडीज होता है. नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, एग्जाम्पल लिपर्स लूप. यहाँ कुछ भी मेडिसिन नहीं यूज करेंगे, सिंपली द structure is going to, IUD here is going to cause the phagocytosis of the sperms naturally. Okay, next is copper releasing IUD, copper 7, copper T, multilode 375. These are the examples. ये क्या करता है? They are going to suppress the sperm motility and fertilizing capacity of the sperms. Next, hormone releasing IUD, example progestasert, LNG20, that is levonorgestrel 20. So यहाँ hormones होता है, either they are made up of only progestogen, example progestasert, or they are made up of progestogen and estrogen का combination, example LNG20. ये क्या करता है? They are going to make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile for the sperm. So ये हो गया हमारा IUD, which is the third method under artificial. नेक्स्ट वी विल बी सीइंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. पिल्स कहते हैं क्योंकि ओरल इसको खाना होता है. ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ OCP, दैट इज स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल. स्टेरॉइडल में क्या होता है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स होता है, आइदर प्रोजेस्ट्रोजन एलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन. नॉन स्टेरॉइडल में ऐसा वाला हार्मोन्स नहीं होता. स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुड बी टेकन एवरी डे for around 21 days of menstrual cycle. Menses में नहीं लेना होता, but however it should be consumed within the first 5 days of menstrual cycle except the menses time, that is 7 days. जो menses का time है वहाँ avoid करना चाहिए. So what exactly they are going to do? They are going to inhibit ovulation, implantation, and also they are going to alter the cervical mucus activity, cervical mucus, in order to retard or prevent the sperm entry. So non-steroidal OCP में हम we have to take it once in a week, hence it's called as once a week pill. But however starting में 3 महीने तक 2 pill लेना चाहिए in a week, and they will be able to modulate the estrogen receptor which is present on the uterus, so that estrogen cannot show their function in the uterus. Estrogen का function क्या होता है uterus में? They will be able to synthesize blood vessel endometrium layer in the uterus, right? Example is Saheli. Okay, सो नेक्स्ट इम्प्लांट के बारे में देखेंगे. प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. यूजुअली इसको हम अंडर द स्किन रखते हैं या हम इंजेक्ट करते हैं. ओके, एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज आल्सो गोइंग टू बी मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ OCP. नेक्स्ट देखेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में. Administration of progestogen or progestogen and estrogen combination or IUD with within 72 hours of coitus act as an effective emergency contraceptive. मतलब soon after the coitus, next 72 hours तक, that is before 72 hours after coitus, कुछ IUD जैसे हार्मोन रिलीजिंग IUD हो गया, हार्मोन स्टेरॉइडल हार्मोन वाला पिल्स हो गया या इम्प्लांट्स हो गया, ये कंज्यूम करने की वजह से it is going to be acting like a very good emergency contraceptive. Okay, so it has been used to avoid possible pregnancy which has happened because of the rape or because of the even casual intercourse. Okay, so next देखेंगे E हो गया F, that is last artificial method of contraceptive, that is permanent method, also called as terminalization method, sterilization method and so on. एज अ नेम से परमानेंट मेथड, परमानेंटली ये करने के बाद, इट्स अ सर्जिकल मेथड एक्चुअली, सर्जरी करते हैं, ये करने के बाद बच्चे नहीं होते. ओके, मतलब इट इज इरिवर्सिबल मेथड. सो यहाँ 2 तरह का मेथड है, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी. ट्यूबेक्टमी इज बीन परफॉर्म्ड इन द फीमेल with the small part of fallopian tube is been removed or tied up by incision done through the vagina or in abdomen, and here just transfer of ova is going to get prevented. लेकिन menstrual cycle oogenesis ये सारा normally होता रहता है, and it is done in female. Vasectomy is done in male क्योंकि यहाँ vas difference का छोटा सा part remove करेंगे या tie करेंगे by incision done by scrotum, and here transfer of sperm will be prevented. लेकिन spermatogenesis normally होता है, लेकिन semen जब बाहर आता है पेनिस से,
that won't be having sperms, they will be having the seminal fluid only. Okay, so next topic मतलब next एक problem है, मिसयूज करने का चांसेस है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, एमटीपी एक्ट वाज बीन पास्ड इन 1971. So ये क्यों करते हैं? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी either which has happened because of the casual intercourse, unprotected intercourse, or due to failure of contraceptive used during coitus or rape cases. Okay, so when continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. मतलब ये कब करना चाहिए? ये करना चाहिए, one, that is to get rid of unwanted pregnancy which has happened because of the rape cases, casual unprotected intercourses, or when continuation of pregnancy can harm the baby or mother. Okay, इसके वजह से एमटीपी की वजह से 40 to 50 millions of MTP is happening all over the world. मतलब 1/5 of the conceived female are going for MTP, and they are considered, MTP is considered safe within during the first trimester, मतलब up to 12 week तक safe होता है, लेकिन उसके बाद मतलब second trimester abortion करने से risky हो सकता है. Okay, so recently 2017 में एक अमेंडमेंट को पास किया है, मतलब एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं. सो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट मतलब एमटीपी एक्ट में कुछ चेंजेस किया हुआ है 2017. ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एनसीईआरटी में एक बॉक्स है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में एमटीपी का जो एक्ट है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 2 ग्राउंड्स ऑन विच एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड. ओके, that is continuation of pregnancy would be involving a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. मतलब यही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. If any problem which can occur to the pregnant mother mentally, physically, then MTP can be performed. दूसरा ग्राउंड ये है कि there is a substantial risk that of the child were born if it would suffer from such physical or mental abnormality as to be seriously handicapped. मतलब बच्चा मानो जेनेटिकली एबनॉर्मल होगा या हैंडीकैप्ड होगा तब भी एमटीपी कर सकते हैं. ओके, सो दूसरा एक चीज़ एमटीपी अमेंडमेंट के एक्ट ही दिया हुआ है, दैट इज विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी कर सकते हैं बाई टेकिंग द परमिशन ऑफ वन मेडिकल प्रोफेशनल. एंड इफ समवन वांट टू डू एमटीपी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी को एमटीपी करना है तो दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर. ये दूसरा चीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है मैंने बस. सो ये हो गया हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ इट इज बीन सॉल्व्ड. तीसरा प्रॉब्लम है एसटीडी. ओके, एक प्रॉब्लम डिस्कस किया हमने स्टार्टिंग में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, उसके बाद एमटीपी, अभी एसटीडी. Sexually transmitted disease is also called as sexually transmitted infection, also called as reproductive tract infection, also called as venereal diseases. Usually youngsters is more prone to this. Around 15 to 21 years of 25 years of age group is more prone to this. And female here are going to be usually asymptomatic. So there are different symptoms of STD. Early symptoms are itching, fluid discharge, slight pain, swelling. If it is ignored, complication can be pelvic inflammatory disorder, abortion, stillbirth, मतलब बच्चा मर जाता है गोद मतलब यूटरस में ही. So dead baby would be coming out during the delivery. Ectopic pregnancy, infertility, even sometimes cancer can be seen. Okay, अलग अलग तरह का STD है. 3 बैक्टीरियल STDs होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस, प्रोटोजोअल STDs, ट्राइकोमोनियासिस, वायरल डिसीजेस, दैट इज वायरल STDs, जेनिटल वैट्स, जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स. इसमें सारा क्यूरेबल है एक्सेप्ट लास्ट 3. ओके, सो कैसे STD स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है? Sexual intercourse with the infected person, sharing of injection needle, surgical instrument with the infected person, transfusion of the blood with the infected person from infected mother to the baby. और कैसे prevent कर सकते हैं? That is, one should avoid having intercourse with a
unknown partner or multiple partners, always try to use condom during the coitus. And if any sort of a doubt, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके सही से डिटेक्ट करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए. ओके, सो ये हो गया तीसरा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन. लास्ट प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा ना होना. ओके, सो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इवन आफ्टर 2 years of intercourse, unprotected intercourse, है ना. रीजन फॉर इनफर्टिलिटी कैन बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल की वजह से, ये भी साइकोलॉजिकल वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. सो इट कैन बी ट्रीटेड और इट कैन बी सॉल्व्ड बाय आर्ट टेक्निक, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. सो दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. यहाँ हम फर्टिलाइजेशन करते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इन द लैब. सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी in similar condition to that of the body is called as in vitro fertilization. यहाँ ovum from the wife or donor is been fused with the sperm from the husband or male donor, simulated condition in the lab to give rise to zygote. And इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है. दो तरह का एम्ब्रियो ट्रांसफर है, जिफ्ट एंड आईयूटी. इसके बारे में भी डिटेलली अभी डिस्कस करेंगे. दूसरा फर्टिलाइजेशन टेक्निक इज इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, दैट इज नेचुरली जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसको बोलते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन. कभी कभी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बाद भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ता है व्हेन द फीमेल इज नॉट एबल टू शो कंसेप्शन. ओके, सो जिसमें भी ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, जब वो वाला वुमेन व्हेन शी इज नॉट एबल टू नॉर्मली फर्दर कंसीव, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना होता है. सरोगेट मदर, ये सारा सुना होगा आपने. सो अभी देखेंगे दो तरह का एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में, जिफ्ट एंड आईयूटी. जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. यहाँ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो दैट इज लेस देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज अर्ली एम्ब्रियो has been transferred into fallopian tube. IUT is intrauterine transfer. यहाँ एम्ब्रियो को दैट इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज एम्ब्रियो has been transferred into यूटेरस. ओके, यूटेरस के अंदर ये डाल रहे, यहाँ जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे, दैट इज बाय जिफ्ट एंड आईयूटी इज द नेम. नेक्स्ट इज गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. सो यहाँ क्या करते हैं, हियर द ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम द फीमेल डोनर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल विल बी डन. एंड व्हाई इट इज बीन डन? इट इज डन इन वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट. दूसरा टेक्निक आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये एक तरह का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, क्योंकि यहाँ sperm is being directly injected into ovum cytoplasm. Next is AI, that is artificial insemination. यहाँ semen which is being collected by the male partner or donor is artificially transferred into vagina. If in AI semen is specifically transferred into uterus, it is called as IUI, that is intrauterine insemination. So ये सारा कब करते हैं? By the way, IUI is a type of AI. Okay. So ये सारा कब करते हैं? It has been performed when the sperm count is very low in the male partner or inability of the male partner to fertilize the ovum naturally, तब करते हैं. So ये हो गया हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आपको ये चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आपको पता है क्या करना है. हमारा व्हाट्सएप चैनल में शीट अपलोडेड है, वहाँ आप सारा नोट्स को ले सकते हैं. और यू कैन इवन ज्वाइन माई इंस्टाग्राम चैनल. कुछ चैनल ज्वाइन नहीं करना है तो इंस्टाग्राम में DM करो. ओके, मैं आपको वो शीट भेजूंगी. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.